गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम 11th क्लास के लिए और सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हमने बेसिक टर्म्स ख़त्म कर ली थी अकाउंट्स में कि कौन कौन सी बेसिक टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी टर्मोलॉजी होती है। अब हम उसी टॉपिक को आगे कर रहे हैं। आप डी के गोयल सर की बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो पहले से समझ लेते हैं, फिर हम रीड करेंगे। अकाउंटिंग, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इस वर्ड को। एक हो गया अकाउंट और एक हो गया अकाउंटिंग। तो पहले हम अकाउंट की बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट। अगर कोई आपसे पूछे कि अकाउंट क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? टू रिकॉर्ड समथिंग, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड समथिंग, उसे आप अकाउंट बोलते हैं बिजनेस में, कि हमने उसे अकाउंट किया है, उसे रिकॉर्ड किया है। अब आप चाहे किसी टेबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड करें, चाहे वर्टिकल फॉर्म में रिकॉर्ड करें, ठीक है, उसे आप अकाउंट का नाम देंगे। किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है, अपने मेमोरेंडम के लिए याददाश्त के तौर पे, तो उसे अकाउंट बोलते हैं। अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें 7 टोटल आपकी जो 5 स्टेप्स हैं वो इंक्लूड होती हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें 5 स्टेप्स इंक्लूड होती हैं। उन 5 स्टेप्स के टोटल को आप अकाउंटिंग बोलते हैं। अभी कौन सी 5 स्टेप्स हैं उन्हें हम धीरे धीरे करके समझते हैं। सबसे पहले तो आपने पढ़ा कि अकाउंट में किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना। अकाउंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना। तो पहली स्टेप होती है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग। और आप बिजनेस की बात करें तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजैक्शन का मतलब आप पढ़ चुके हैं, जिसमें पैसा आता जाता है। बिजनेस में कोई भी आप काम कर रहे हैं जिससे पैसा आ रहा है जा रहा है, उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेल करना, परचेज करना, ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो पहली स्टेप होती है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। पर उससे पहले, आप रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कौन से बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं या नहीं। आइडेंटिफाई, और आप उन्हीं ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें आप मनी में मेज़र कर पाते हैं। मनी मेजरमेंट। ट्रांजैक्शन तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है जॉब, ठीक है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय बिजनेस में जॉब ज्वाइन कर रहा है आपके, तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं उस एम्प्लॉय के आने से कितना फ़ायदा होगा फ्यूचर में? नहीं, उसका कोई बेस नहीं है, आपके पास कोई कैलकुलेशन के फॉर्मूले नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। हो सकता है उसके आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा, हो सकता है उसके आने से बहुत कम फ़ायदा हो। तो कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, कोई नया एमडी आ रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके आने से कितना फ़ायदा हो रहा है, आप इसे मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते। तो ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इसे मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते। उस आप ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि उनके आने से या उनके जॉब छोड़ने से हमें कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किए जिन्हें आप मनी में मेज़र कर सकते हैं। जैसे आप परचेज़ कर रहे हैं तो आप मेज़र कर सकते हैं मनी में कितना सामान खरीदा। आप सेल कर रहे हैं तो आप मेज़रमेंट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट आपने बेचा है, कितना अमाउंट आपको लेना है सामने वाले से। तो पहली स्टेप हो गई आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड देम। आप पहले उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिन्हें आप मनी में मेज़र कर सकते हैं, और फिर उन्हें आप रिकॉर्ड करेंगे। तो पहली स्टेप होती है अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, और इसमें इम्प्लाइड वर्ड है कि आप उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें आप मनी में मेज़र कर सकते हैं। क्लियर हो गया? दूसरी स्टेप क्लासिफिकेशन। अब सर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? बिजनेस में ट्रांजेक्शन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे परचेज कर रहे हैं, सेल दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। अगर आपने किराए पे कोई बिल्डिंग ले रखी है, मशीनरी ले रखी है, तो यू हैव टू पे रेंट, आपको रेंट देना होगा, राइट। इसी तरह सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, तो ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अब कोई आपसे पूछना चाह रहा है कि बताइए कि हमने कितनी सैलरी दी है, कितना रेंट पे किया है, 2 महीने का, 3 महीने का, एक साथ बताइए। तो आप जो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो आप रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो आप एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसे आप जर्नल बोलते हैं। पहली बुक जिसमें सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं बिजनेस में, आप उस बुक को जर्नल बोलते हैं, ठीक है। बुक का नाम है। आजकल तो वैसे भी आप कंप्यूटर पे रखते हैं, चाहे आप टैली यूज़ कर रहे हो, चाहे एसएप यूज़ कर रहे हो। तो जहाँ पे पहली बार आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को जर्नल बोलते हैं। और उस रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को बोलते हैं एंट्री करना, कि आपने किसी ट्रांजेक्शन की एंट्री की, यानी उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जर्नल में। तो दिस प्रोसेस नोन एज एंट्री, आप उसे एंट्री करना बोलते हैं। तो आपने एंट्री कर दी सारे ट्रांजेक्शन की जर्नल बुक में।
पर हर बिजनेस में डे टू डे तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन होते हैं। अब आपसे कोई ये पूछ रहा है कि बताइए हमारी टोटल सेल बताइए कि हमारी टोटल सेल कितनी है उस महीने की। तो डेट वाइज रिकॉर्ड होती है जनरल में। जब आप जनरल में एंट्रीज करते हैं तो डेट वाइज करते हैं कि 1 अप्रैल को हमने इतना सामान खरीदा, 2 अप्रैल को इतना हुआ, 5 अप्रैल को इतना खरीदा, ऐसे लाइक दैट। अब आपसे कोई पूछ रहे कि मुझे टोटल बताइए कि मेरी सेल या परचेज कितनी है, तो आप क्या करेंगे, पेज पलटेंगे। अगर आप फिजिकली मेंटेन कर रहे हैं तो पेज पलटेंगे, अगर आप कंप्यूटर मेंटेन कर रहे हैं तो आप हर डेट पे जाके देखेंगे कि मेरी कितनी परचेज है या सेल है, फिर आप उसे ऐड करके फिर बताएंगे। तो इससे प्रॉब्लम आएगी, टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें आप एक जगह लेके आ जाते हैं। ठीक है, एक जगह लेके आते हैं, जैसे उन्हें आप क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए आप एक जैसे सेल का अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट मतलब उन्हें एक जगह रिकॉर्ड कर देते हैं। पहले आप जनरल में डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तो एंट्री करना कहलाता है। फिर आप उनका अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। जैसे सेल का अकाउंट बनाया तो आपने एक साथ लिख देंगे सेल अकाउंट में कि अप्रैल में इस डेट को इतनी सेल हुई, फिर इतनी सेल हुई, फिर इतनी सेल हुई। फिर आप जैसे आप सेल अकाउंट खोलेंगे, अपना सेल का पेज खोलेंगे, आपको वहाँ पे डिटेल पता चल जाएगी कि उस महीने में आपने कितनी सेल की है। तो इस चीज़ के लिए हम जहाँ मेंटेन करते हैं, एक सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन एक जगह लेके आते हैं, तो उस बुक को हम बोलते हैं लेजर। उसे हम लेजर बोलते हैं। लेजर मतलब जहाँ पे आप जो जनरल में तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड हो रहे हैं, फिर आप जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कि सेल कितना है, परचेज कितनी है, तो आप उनके अलग अलग से अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग से एक पेज बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, जिसे आप लेजर बोलते हैं। तो लेजर में आप जो ट्रांजेक्शन है उन्हें समराइज करते हैं, उन्हें एक जगह लेके आते हैं सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को, ताकि आपको पता चल जाए कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पूरे महीने में कितना हुआ है या पूरे साल में कितना हुआ है। तो आप उसे क्लासिफिकेशन में लेजर क्रिएट करते हैं। तो वापस पढ़ लें, अकाउंटिंग में पहली स्टेप होती है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप उन्हीं ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है। जिस भी चीज़ को आप मनी में मेजर कर सकते हैं उन्हें आप रिकॉर्ड करेंगे। किसी एम्प्लॉय की ईमानदारी मनी में मेजर नहीं हो सकती, वो कितना ईमानदार है उसकी वैल्यू निकालो, तो अब वो ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होगा। कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है जॉब, या एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन कर रहा है, एम्प्लॉय, तो ये सारी चीज़ें आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते कि उनके आने से कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो वो ट्रांज़ैक्शन तो मनी में रिकॉर्ड नहीं हो सकते, बिज़नेस में रिकॉर्ड नहीं हो सकते। पर जो भी ट्रांज़ैक्शन आप कर रहे हैं जिन्हें आप मनी में मेज़र कर सकते हैं, तो आप उन्हें आइडेंटिफ़ाई करिए, फिर उन्हें आप रिकॉर्ड करिए। तो जिस बुक्स में पहली बार ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड होते हैं बिज़नेस में, उस बुक्स को आप जनरल बोलते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एंट्री करना। रिकॉर्ड करना मतलब एंट्री करना कि उस ट्रांज़ैक्शन की आपने एंट्री कर दी जनरल में। फिर नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन, कि आप क्लासिफिकेशन करिए, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन उन्हें एक जगह रिकॉर्ड करिए, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने टोटल सैलरी कितनी दी है, रेंट कितना पे किया है। क्योंकि जनरल में ट्रांजेक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि जब होगा तभी रिकॉर्ड होंगे। 1 अप्रैल को सेल हुई तो 1 अप्रैल को रिकॉर्ड होगी, 5 अप्रैल को सेल हुई है तो 5 को रिकॉर्ड होगी, 8 अप्रैल को हुई है तो 8 अप्रैल को रिकॉर्ड होगी, लाइक दैट। तो इसमें तो डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं। लेजर में क्या करते हैं आप, क्लासिफिकेशन में एक लेजर क्रिएट किया जाता है, अकाउंट खोला जाता है, वहाँ सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन एक जगह लेके आ जाते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि पूरे मंथ में सेल कितनी है, परचेज कितनी है, रेंट कितना दिया। इसमें तो हमें पेज पलटने पड़ेंगे, डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जनरल में। तो दूसरी स्टेप हो गई क्लासिफिकेशन करना, कि सेम सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह लाके लिखना, उसे आप क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी स्टेप होती है समराइज करना। अब सर समराइजिंग का मतलब क्या है, जो अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें बिजनेस में, डे टू डे की परचेज कितनी है, सेल कितनी है, रेंट कितना दिया, सैलरी कितनी दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना दिया, लाइक दैट। आप उन सारे ट्रांजेक्शन को समराइज करते हैं। इसके लिए आपने लेजर बना लिया था कि अलग अलग की सेल कितनी है, आपने परचेज का अकाउंट बना लिया, टोटल की पूरे साल में या महीने में परचेज कितनी एक जगह आपने लिख लिया। फिर आप अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे, राइट। तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरे इनकम इतनी है, मेरे एक्सपेंस इतनी है, वो तो आपको पता है। सेल अपने लेजर में अकाउंट बना लिए। अब आप क्या करते हैं, समराइजिंग के लिए सबसे पहले एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। अब सर एक ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अकाउंट्स में एक एक ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डालता है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसके दो पहलू होंगे। एक होगा डेबिट, एक चीज़ को आप डेबिट करेंगे, एक चीज़ को आप क्रेडिट करेंगे। अब कब करेंगे डेबिट, कब करेंगे क्रेडिट, ये हम आगे सीखेंगे रूल्स में। पर जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, वो दो जगह इफेक्ट डालेगा। एक चीज़, एक डेबिट करेंगे एक चीज़ को, और एक चीज़ को क्रेडिट करेंगे।
अब क्यों कब करना है डेबिट, कब करना है क्रेडिट, हम आगे सीखेंगे। तो इन सब सारे ट्रांजेक्शन, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, तो जितना डेबिट है उतना क्रेडिट होना चाहिए और ये चीज़ मैच होना चाहिए। आपका जो बैलेंस है, जो लेजर है, सारे अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है कि अकाउंट्स में एक चीज़ को डेबिट करना है, एक चीज़ को क्रेडिट करना है। जैसे मैंने राम को सामान बेचा, तो राम, एक तो नाम आया उस पर्सन का, और मैंने सेल की, तो राम होगा डेबिट और सेल होगी क्रेडिट। ठीक है, सपोज 100 रुपीज़ का मैंने बेचा, तो किससे मुझे 100 रुपीज़ लेने हैं, तो राम से, तो मैंने राम के अकाउंट में 100 रुपये लिखे, और बेचा है 100 का, तो 100 रुपये की मेरी इनकम हो गई। तो ये बराबर हो गया ना, राम से 100 रुपये लेने हैं और मेरी इनकम हुई है 100 रुपये की, सेल हुई है, तो ये इक्वल होना चाहिए। हमेशा जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, एक चीज़ डेबिट होगी, एक चीज़ क्रेडिट होगी। रूल्स हम आगे पढ़ेंगे, तो आप इसमें अभी कंफ्यूज मत होइए, पर ये फिक्स है कि एक चीज़ डेबिट होगी, एक चीज़ क्रेडिट होगी हर ट्रांजेक्शन में, और इक्वल होगा। अमाउंट तो इक्वल ही होगा, क्योंकि राम को जब 100 रुपये का सामान बेचा तो आपकी इनकम 100 रुपये की हुई और राम से लेने 100 रुपये, तो इक्वल होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे आप ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट है जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट की, कि जितना डेबिट है उतना क्रेडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोनों में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर डिफरेंस आ रहा है, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की है, कोई ट्रांजेक्शन गलत रिकॉर्ड किया है, फिर उसे चेक किया जाता है ऑडिट में और फिर ठीक किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की, कि जितना डेबिट है उतना क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ। ये चेक होने के बाद फिर हम अब दो स्टेटमेंट बनाते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या अकाउंट, और एक होती है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक अपन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं पूरे साल भर के। ये पूरे साल भर की बात बताता है, पूरे 12 मंथ जो आपका फाइनेंशियल शुरू हो रहा है अप्रैल टू मार्च, ये उसकी बात करता है। और एक साइड हम इनकम रिकॉर्ड्स करते हैं, सारी इनकम्स को ऐड करते हैं पूरे ईयर में, जो आपकी इनकम हुई है, सेल कितनी हुई है, आपको इंटरेस्ट मिला कुछ, ये सारी इनकम, और सारे एक्सपेंस जो साल भर के वो लेस करते हैं। अगर इनकम का टोटल ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो आपको प्रॉफिट होगा, जो बैलेंस आएगा निकल के वो प्रॉफिट हो गया। जैसे साल भर की इनकम है 10 लाख सपोज, साल भर के एक्सपेंस हैं 8 लाख, तो 2 लाख का हो गया प्रॉफिट। ठीक है, और उल्टा भी हो सकता है, आपके एक्सपेंस हो गए 18 लाख के, सपोज इनकम हुई है 12 लाख की, तो 6 लाख का हो गया लॉस, तो इसे लॉस बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें P&L अकाउंट बनाना पड़ता है टू नो प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये पूरे एक साल की सिचुएशन बताएगा, पूरे एक साल के ट्रांजेक्शन इसमें लिखे जाते हैं। कितनी इनकम है साल भर के आपकी वो लिखिए, कितने एक्सपेंस है आपके साल भर के वो लिखिए। अगर एक्सपेंस कम है, इनकम ज़्यादा है, तो जो रिजल्ट आएगा उसे प्रॉफिट बोला जाएगा। और अगर आपके एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो जो रिजल्ट आएगा, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, आप उसे लॉस बोलेंगे। क्लियर? तो अगर कोई पूछ ले व्हाट डू बाय P&L, तो आप क्या बोलेंगे, P&L इज अ स्टेटमेंट, इज अकाउंट विच शोज फाइनेंशियल रिजल्ट। P&L हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट बताता है, फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ये आपका P&L अकाउंट बताता है। फिर आप एक बैलेंस शीट बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इसमें आप लायबिलिटीज़ लिखते हैं। लाइबिलिटीज़ आप पढ़ चुके हैं, ऐसा जो अमाउंट आपको देना है लाइबिलिटीज़ में हम आता है, जो आप ओव है आपको देना है, ऋणी है आप किसी से लोन वगैरह ले रखा है, किसी से उधार सामान खरीद रखा है, ये सब लाइबिलिटीज़ हैं। और आप फिर असेट्स भी लिखते हैं। असेट्स भी आप पढ़ चुके हैं, जो फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देती हैं, फ्यूचर में फ़ायदा पहुंचाती हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जिसके थ्रू आप बिज़नेस को रन कर पा रहे हैं, जो आपके पोजेशन में होती हैं चीज़ें, जो लॉन्ग टर्म होती हैं, मोर देन 1 ईयर, उन्हें आप असेट बोलते हैं। तो एक साइड असेट रिकॉर्ड करेंगे, एक साइड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बैलेंस शीट हो गई। तो बैलेंस शीट आपकी असेट लाइबिलिटीज़ को शो करती है, स्टेटमेंट है जो असेट लाइबिलिटी को शो होती है, और ये एक दिन की पिक्चर बताएगी, ये 1 डे का सीन बताती है, क्योंकि लाइबिलिटी तो डेली बदल सकती है ना, असेट भी आपने बेच दी, खरीदी। P&L तो साल भर के ट्रांजेक्शन्स की एक साथ डिटेल बताता है, ये साल भर की डिटेल नहीं बताती। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट, जिस भी डेट को आप बना रहे हैं उस दिन की सिचुएशन बताएगी, कि उस दिन आपकी लाइबिलिटी ये है, उस दिन आपकी एसेट ये है। मान लो कोई अभी आपने किसी से उधार सामान खरीदा, ठीक है, उसको 8 लाख रुपए देने हैं,
शाम को उसने 2 लाख, आपने उसको 2 लाख का पेमेंट कर दिया, तो अगले दिन आप 6 लाख ही तो दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में कि मेरा को अब 6 लाख ही देने। तो लाइबिलिटी साल भर की नहीं लिखते हैं बैलेंस शीट में, आप एक पर्टिकुलर डेट की बताते हैं कि इस दिन मेरी ये लाइबिलिटी है और इस दिन मेरे पास ये एसेट है। तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की पिक्चर शो करती है, और हम 31 मार्च को बैलेंस शीट भी बनाते हैं जब हमारा ईयर एंड होता है, ताकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी और हमारी एसेट कितनी है। तो बैलेंस शीट क्या शो करती है? फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि आपके पास असेट कितनी है आपके पोजीशन में और आपके पास लायबिलिटीज़ कितनी है। तो ये होती है थर्ड स्टेप होती है समराइजिंग, जिसमें आप समराइज करते हैं सारे जो लेजर में आपने पोस्टिंग के अकाउंट्स की उनका, फिर उसके बेस पे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट की, कि कितना जितना डेबिट है उतना क्रेडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, कोई एंट्री छूट गई है या आपने कोई गलत अमाउंट पोस्ट किया है। फिर जब ये टैली हो जाता है ट्रायल बैलेंस, उसके बेस पे हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या अकाउंट पूरे साल भर की पिक्चर दिखाता है। इसमें पूरे आप साल भर की इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, साल भर के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है तो रिजल्ट को आप प्रॉफिट बोलेंगे, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम कम है तो रिजल्ट को आप लॉस बोलेंगे। अब तो P&L अकाउंट जो है इसे शॉर्ट में P&L अकाउंट बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट P&L अकाउंट। तो जो P&L अकाउंट होता है ये फाइनेंशियल रिजल्ट को शो करता है। फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हुआ ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की सिचुएशन बताती है कि उस डेट को आपके पास कितनी असेट्स हैं, आपके पोजीशन में कितनी असेट्स हैं और आपको कितनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना है। ठीक है, तो फिर बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल पोजीशंस को बताती है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग में 5 स्टेप्स इंक्लूड हैं। पहली स्टेप होती है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन की, जो मनी में मेजर किए जा सकते हैं ट्रांजैक्शन, उन्हें आप आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उन्हें आप रिकॉर्ड करिए। तो जिस बुक में आप रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को जर्नल बोलते हैं। पहली बुक अकाउंट में जर्नल हो गई, और जो आप रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम एंट्री करना बोलते हैं कि भाई इस चीज़ को हमने एंट्री कर दिया, उस बुक में लिख दिया। दूसरी स्टेप होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं कि पूरे महीने में सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, उन्हें आप एक जगह ला के रिकॉर्ड करते हैं। सेल है तो सेल अकाउंट में लिखेंगे, परचेज है तो परचेज अकाउंट में, ताकि आपको पता रहे कि पर्टिकुलर मंथ में कितनी सेल हुई और कितनी परचेज हुई। फिर उसके बाद समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग के लिए आप एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जो सबसे पहले चेक करता है आपकी बुक्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मैथ्स के अकॉर्डिंग, कि जितना डेबिट है उतना क्रेडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अकाउंट में हर ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट होता है और वो इक्वल अमाउंट से होता है। अब ये डेबिट क्रेडिट कब होता है इसके रूल्स हम पढ़ेंगे आगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो जितना डेबिट है उतना क्रेडिट भी होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, इसे ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। उसके बाद हम P&L अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आप साल भर की इनकम लिखते हैं, साल भर के एक्सपेंसेस लिखते हैं, और अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम कम है तो लॉस होगा। तो P&L अकाउंट आपका फाइनेंशियल रिजल्ट शो करता है कि आपका रिजल्ट क्या है अल्टीमेटली। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, ये एक दिन की सिचुएशन बताएगा कि उस पर्टिकुलर डेट को आपके पास कितनी एसेट और कितनी लायबिलिटीज़ है। तो इन तीनों स्टेप्स को अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल बोला जाता है। इन तीनों प्रोसेस को कंबाइंडली हम अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। ये जो 3 प्रोसेस आपने पढ़े, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना और समराइजिंग करना, तो इन तीनों के प्रोसेस का जो टोटल है उसे अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। ये अकाउंटिंग साइकिल है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप होती है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। मतलब जो फाइनेंशियल रिजल्ट निकल के आया, जो P&L अकाउंट ने तो आपका फाइनेंशियल रिजल्ट बताया कि भाई आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। बैलेंस शीट ने आपको बताया आपके पास कितनी लायबिलिटी, आपको कितना अमाउंट पे करना है किसी को, और आपके पोजीशन में कितनी एसेट है जो आपके अधिकार में है। तो अगर P&L अकाउंट से प्रॉफिट निकल के आया, सपोज आपको प्रॉफिट हुआ 6 करोड़ का, तो प्रॉफिट हुआ किस रीज़न से हुआ, आप इसमें इंटरप्रिटेशन मतलब होता है डीपली जाके किसी चीज़ को एनालाइज करना, कि उसका इंटरप्रिटेशन निकालना कि मुझे अगर प्रॉफिट हुआ तो किस रीज़न से हुआ।
अगर आपको लॉस हुआ, सपोज आपको 3 करोड़ का लॉस हुआ, तो आप रीज़न ढूंढिए। प्रॉफिट होगा तो भी आप रीज़न ढूंढेंगे कि ये प्रॉफिट क्यों हुआ। लास्ट ईयर से आप कंपेयर करेंगे कि लास्ट ईयर तो मेरा 3 करोड़ था प्रॉफिट, इस बार 6 करोड़ हुआ, तो क्यों हुआ, आपने ऐसा क्या किया। भाई नई ब्रांच खोली है, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसलिए प्रॉफिट बढ़ गया, या आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई बिजनेस की, लाइक दैट। आप उसमें रीज़न ढूंढते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीज़न रहे लॉस के, ये सब आप एनालाइज करते हैं। इसी तरह लास्ट ईयर की लाइबिलिटी मेरी इतनी थी, अब इतनी हो गई, लास्ट ईयर मेरी असेट इतनी थी, अब इतनी हो गई। तो आप इसके पीछे का लॉजिक ढूंढते हैं, रीज़न ढूंढते हैं कि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है तो क्यों हुई है, आपकी असेट इंक्रीज़ हुई है तो क्यों हुई है, या डिक्रीज़ हुई है तो क्यों हुई है। तो जो डेटा निकल के आता है, जो अकाउंटिंग साइकिल से, अकाउंटिंग साइकिल आपने पढ़ ली, रिकॉर्डिंग प्लस क्लासिफिकेशन, थर्ड समराइजिंग, उससे जो डेटा निकल के आता है, जो आप फिगर निकल के आती है, आप उसे डीपली एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, उसका निचोड़ निकालते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। प्रॉफिट हो बढ़ा तब भी आप लॉजिक ढूंढेंगे क्यों बढ़ा, ताकि आप और मेहनत कर सकें। लॉस हुआ तो आप लॉजिक ढूंढेंगे ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो इस इंटरप्रिटेशन किया जाता है डेटा का, और ये मैनेजमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन का। जो भी मैनेजमेंट होता है, अगर कंपनी है तो डायरेक्टर्स, अगर फर्म है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, मैनेजर्स, वो इसका एनालिसिस करते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है कम्युनिकेट रिजल्ट टू द ओनर। फिर जो मैनेजर हैं बिजनेस के, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर मतलब जो कंपनी को रन करते हैं, शेयर होल्डर तो जो पैसा लगाता है, डायरेक्टर और कंपनी के शेयर होल्डर के बिहाफ पे कंपनी को रन करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के डे टू डे काम के लिए। तो आप थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं तो अभी हम कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेप होती है, जब ये एनालिसिस हो जाता है तो एक मीटिंग बुलाई जाती है कंपनी में से, एजीएम बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। हर कंपनी में एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, एजीएम बोलते हैं शॉर्ट में। जब आप फाइनल अकाउंट्स प्रेजेंट हो जाते हैं, उनकी ऑडिट हो जाती है, ऑडिट मतलब चेक वगैरह हो जाते हैं एक चार्टर अकाउंटेंट के थ्रू, तो एनुअल जनरल मीटिंग होती है एजीएम। इसमें सारे शेयर होल्डर आते हैं, मतलब जो भी आना चाहे आ सकता है मीटिंग में। ऑनर, अगर आप नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फर्म भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो उसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो बताते हैं डायरेक्टर्स की, अब ये जो रिजल्ट आया अकाउंट से निकल के, जो रिजल्ट आया वो प्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर को, ऑनर को बताते हैं कि हमारे इस साल का प्रॉफिट ये है, हमारे इस साल का लॉस ये है, हमारी असेट इतनी है, हमारी ये लाइबिलिटी इतनी है, ताकि ऑनर उसके बेस पे डिसीजन ले सके कि अब उसे आगे क्या करना है। उसे अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो वो डिसाइड कर सके कि मुझे एक और बिजनेस यूनिट खोलनी है, ये लॉस हो रहा है तो वो डिसाइड कर सके कि भाई ये यूनिट कमा के नहीं दे रही तो उसे बंद ही कर दो। आपके इंडिया में 10 शहरों में बिजनेस है, आपको 2 शहर बिल्कुल भी कमा के नहीं दे रहे हैं, वहाँ हमेशा लॉस ही हो रहा है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे यूनिट हमारी क्लोज कर दो। तो रिजल्ट बताया जाता है ऑनर को, ताकि वो डिसीजन ले सके कि उन्हें आगे क्या करना है। तो ये पांचों स्टेप जो आपने पढ़ी, इन पांचों स्टेप के टोटल को बोलते हैं अकाउंटिंग। के लिए तो हम रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड 5 स्टेप्स। पहली स्टेप क्या हो गई, रिकॉर्डिंग, ठीक। रिकॉर्डिंग और बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बिजनेस ट्रांजेक्शन की, बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सा है। बिजनेस ट्रांजेक्शन वही होगा जिसमें, जैसे आप मनी में मेजर कर सकते हैं, जिन चीज़ों का आप मनी में मेजर कर सकते हैं उन्हीं आप बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहली स्टेप हो गई रिकॉर्डिंग और बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। दूसरी होगी क्लासिफिकेशन। फिर जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन है, क्योंकि जर्नल में तो आपने डेट, जो जर्नल है उसमें आपने जो रिकॉर्ड की एंट्री की वो तो डे टू डे बेसिस पे की, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फिर आप एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक जगह लेके आते हैं कि पूरे महीने में सेल कितनी है, परचेज कितनी है, ताकि आपको पता होना चाहिए। अगर जर्नल में तो पेज पलट के देखना पड़ेगा, डेट वाइज जाना पड़ेगा, इसमें आप एक जगह ले आते हैं सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को, तो इससे क्लासिफिकेशन करना बोलते हैं। और इसके लिए हम जो जिस बुक में हम क्लासिफिकेशन करते हैं उस बुक को लेजर बोलते हैं। तो पहले हो गई जनरल में आप एंट्री करना, दूसरा हो गया लेजर में आप क्लासिफिकेशन कर दें। तीसरी स्टेप होती है समराइजिंग। समराइजिंग में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, मैथ्स के अकॉर्डिंग चेक करता है कि जितना डेबिट हो रहा है उतना क्रेडिट हो रहा है या नहीं हो रहा।
क्योंकि अकाउंट्स में हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में जितना डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा। ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स आप आगे सीखेंगे, अभी इतना ही समझ लीजिए। तो ये इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट आपकी फाइनेंशियल रिजल्ट को शो करता है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। हम साल भर की इनकम लिख देते हैं, साल भर के एक्सपेंस लिख देते हैं। अगर इनकम ज़्यादा है तो रिजल्ट प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो रिजल्ट को लॉस बोलेंगे। बैलेंस शीट एक ऐसा, इस बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। पोजीशन मींस कितनी लायबिलिटीज़ है आपके पास, कितनी असेट है। और बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की सिचुएशन बताता है, ये साल भर की नहीं बताता, पर क्योंकि साल भर में तो असेट और लायबिलिटी बहुत चेंज होती रहती है डे टू डे बेसिस पे। ये एक दिन की सिचुएशन बनाएगा, जिस पर्टिकुलर डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उस दिन की सिचुएशन होती है कि कितनी लायबिलिटी है आपके पास और कितनी असेट है। तो इन तीनों के स्टेप्स को, ठीक है, पहले स्टेप थी रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरी स्टेप थी क्लासिफिकेशन, तीसरी स्टेप थी समराइजिंग। इन तीनों के टोटल को बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। उस इन तीनों का जो टोटल है, इन तीनों प्रोसेस को कंबाइंडली बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। उसके बाद फोर्थ स्टेप होती है जो डेटा जनरेट हुआ अकाउंट से, जो रिकॉर्ड से आपको प्रॉफिट लॉस आया, लायबिलिटी बैलेंस शीट है, उसे एनालाइज करता है मैनेजमेंट कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का कि ऐसा क्यों हुआ, प्रॉफिट बढ़ा तो क्यों बढ़ा, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। तो ये एनालाइज किया जाता है उस फोर्थ स्टेप में मैनेजमेंट के थ्रू। और फिर बाद में ये रिजल्ट ऑनर को बताया जाता है कि हमारे पास ये प्रॉफिट हुआ लास्ट ईयर से इतना बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, घटा है तो क्यों घटा है, ताकि मैनेजर आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर सके, ऑनर फ्यूचर प्लानिंग कर सके। तो फिफ्थ स्टेप होती है कम्युनिकेट रिजल्ट टू द ऑनर। इन पांचों स्टेप्स के टोटल को आप अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड 5 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, दैट इज दोज ट्रांजेक्शन विच विल बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जिन्हें मनी में मेजर करनी होंगी, आप उन्हीं ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी स्टेप हो गई क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है, इसके लिए हम लेजर बनाते हैं, ठीक है। तीसरी स्टेप हो गई समराइज करना, इसके लिए हम ट्रायल बैलेंस, पी एंड अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। फोर्थ स्टेप हो गई एंड इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस करना, डेटा जो अकाउंट्स ने जनरेट किए मैनेजमेंट करता है कंपनी का। कंपनी नहीं है तो उस में मैनेजर्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो एनालाइज करते हैं। और फिफ्थ स्टेप होती है कम्युनिकेट रिजल्ट टू द ऑनर, ऑनर को रिजल्ट कम्युनिकेट करना कि इतना हमारी इस कंपनी, अपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन ये है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ तक पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस टू। कई लोग अकाउंटिंग को एक आर्ट भी बोलते हैं और साइंस भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है सर ये आर्ट और साइंस में क्या फ़र्क है। साइंस तो आप पढ़ के आते हैं बचपन से, राइट। साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो प्रूव्ड होते हैं। मतलब प्रूव्ड है, ठीक है, कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, तो प्रूव्ड है। ऐसे पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है कि जहाँ पूरे, ऐसा थोड़ी कि इंडिया में 80 डिग्री पे हो जाएगा और अमेरिका में 60 डिग्री पे होगा, राइट। ये प्रूव्ड है कि अगर आप वाटर बॉईल करेंगे 100 डिग्री टेम्परेचर होगा तो वो बॉईल हो जाएगा। तो ये साइंटिफिकली, जहाँ पे साइंटिफिकली प्रूव्ड एप्लीकेशंस लग रही हैं तो वो साइंस होती है। जहाँ पे आप लॉजिक देख रहे हैं, जहाँ पे कुछ रूल्स के बेस पे आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो साइंस कहलाती है। क्लियर। तो ऐसा अकाउंट्स में भी होता है, अभी आप पढ़ेंगे। अकाउंट्स में भी कुछ रूल होते हैं कि कब किसी आप ट्रांजैक्शन को डेबिट करना है, कब किसी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करना है। शॉर्ट में लिख दिया, डीआर मतलब डेबिट रिकॉर्ड, सीआर का मतलब हो गया क्रेडिट रिकॉर्ड। तो अकाउंट्स भी कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है, उनके बेस पे ही आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो साइंस तो है ही अकाउंट्स, क्योंकि वहाँ पे भी लॉजिक लग रहे हैं, रूल्स लग रहे हैं। आर्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, उसे कोई पर्सन किस तरह से ले रहा है। हर पर्सन का आर्ट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आपको बोला जाए पनीर है, आप इससे कोई डिश बनाइए, ठीक है, पनीर है आपका डिश बनाए, तो हो सकता है कोई पनीर का पराठा बना दे, राइट। हो सकता है कोई पनीर की शाही पनीर बना दे, कोई लबाबदार पनीर बना दे, वॉट एवर, बहुत सी चीज़ें होती हैं, राइट। तो ये तो आर्ट हो गई ना, हर पर्सन उसको अपने हिसाब से मोल्ड करेगा, अपने हिसाब से ढालेगा, तो वो आर्ट हो गई। तो अकाउंट एक आर्ट भी है, क्योंकि अकाउंटिंग में भी आप पढ़ेंगे आगे जाके, कुछ चीज़ें आप जो रिकॉर्ड कर रहा है बंदा, उसे हम अकाउंटेंट बोलते हैं। अकाउंटेंट, अकाउंट्स ने कुछ चीज़ें अकाउंटेंट की के ऊपर छोड़ दी हैं कि वो अपने हिसाब से उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करे और रिकॉर्ड करे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, उसने एक म्यूज़िक सिस्टम खरीदा, माइक,
ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काम आता है माइक। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखो, इवेंट मैनेजमेंट है तो म्यूजिक सिस्टम तो काम आएगा ही, राइट। अब ये म्यूजिक सिस्टम आया 15,000 का सपोज, और ये म्यूजिक सिस्टम कई साल चलेगा, 1 साल से तो ज़्यादा ही चलेगा, राइट। मोर देन 1 ईयर तो चलता ही है जनरली। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो जो भी चीज़ें जो हम बिजनेस में खरीदते हैं, बिजनेस में यूज़ करने के लिए, उन हमें रीसेल नहीं करना है। आपने एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। एसेट का मतलब क्या होता है, एक तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे कोई चीज़ आपको, लॉन्ग टर्म चले। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जनरली 1 साल से ज़्यादा चले, और उसे हमने रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा, बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा, हमने बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदा है। तो ऐसी चीज़ों को आप असेट बोलते हैं अकाउंट में, राइट। तो ये असेट है माइक, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदा है, रीसेल करना आपका मोटिव नहीं है, तो ये असेट है। पर इसका अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है, 15,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को भी असेट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, तो फिर आपकी असेट्स की जो बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे कि भाई आप असेट लिखेंगे, तो असेट साइड तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। कई चीज़ें 1 साल से ज़्यादा चल जाती हैं। पेन है, किसी कंपनी में पेन केवल सिग्नेचर के लिए काम में आता है, तो पेन भी चल जाएगा 2-4 साल। कैलकुलेटर हो गया, ठीक है। क्लॉक हो गई, वॉल क्लॉक। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। तो अब उन्हें आप असेट मानेंगे, तो आपकी असेट साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कई लोग इनको क्या बोलते हैं ना, एक्सपेंस मान लेते हैं। वो बोलते हैं कि तो नॉमिनल खर्चा है, ये कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, तो हम इन्हें असेट नहीं मानेंगे। भले ही हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही है, भले ही ये रीसेल नहीं करेंगे हम, पर ये बहुत नॉमिनल खर्चा है, बहुत नामात्र का खर्चा है, तो हम इन्हें सेम ईयर में पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पीएनएल अकाउंट में पढ़ा था कि आप खर्चे सारे एक साथ रिकॉर्ड करेंगे एक जगह, इनकम एक साथ रिकॉर्ड करेंगे। असेट में तो आप बैलेंस शीट में लिखेंगे इन्हें, पर इन्हें आप पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। सेम ईयर में आप इनकम में से लेस कर देंगे इस खर्चे को, ये असेट नहीं मानी जाएगी। तो डिपेंड करता है कि किसी पर्सन के लिए 15,000 का खर्चा कम हो सकता है, किसी बंदे के लिए यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 15,000 का खर्चा बहुत हो सकता है। तो अकाउंट्स ने आप पे छोड़ दिया कि आपको जज करना है कि वो अमाउंट बड़ा है या छोटा। ठीक, हो सकता है किसी के लिए 15,000 ज़्यादा हो तो वो असेट मानेगा इस ट्रांजेक्शन को। हो सकता है किसी के लिए 15,000 किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत नॉमिनल अमाउंट हो, ठीक है, तो वो इसे कम मानेगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना है कि कितने अमाउंट से ऊपर होने पे वो उसे असेट मानेगी उस खर्चे को, कितने अमाउंट से कम होने पे उसे वो एक्सपेंस मानेगी। अगर आप एक्सपेंस मानेंगे तो सेम ईयर में से इनकम में से घटा देंगे। असेट को आप सेम ईयर में नहीं घटाते, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। खर्चा तो दोनों है, असेट खरीदना भी खर्चा ही, पर वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही है, तो आप उसे सेम ईयर में एक्सपेंस में इनकम में से डिडक्ट नहीं करते हैं। पर अगर आप एक्सपेंस मानते हैं किसी चीज़ को, तो सेम ईयर में इनकम में से घटा देते हैं। तो ये आर्ट है, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से मोल्ड करना है इस चीज़ को कि वो क्या लेके चलेगी। तो कई ऑर्गेनाइजेशन में लिमिट होती है कि 1 लाख से ऊपर होगी कोई चीज़ तो हम उसे असेट मानेंगे। कई ऑर्गेनाइजेशन में लिमिट होती है कि 40,000 से ऊपर होगी कोई चीज़ तो हम असेट मानेंगे। तो ये आर्ट हो गई, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, कि वो किस लिमिट से ऊपर होने पे असेट मानेगा, किस लिमिट से कम होने पे उसे एक्सपेंस का पार्ट मानेगा। तो अकाउंटिंग आर्ट तो है ही, क्योंकि आर्ट मतलब जो अकाउंटिंग की चीज़ें, कुछ चीज़ें अकाउंटिंग में आप पे छोड़ी गई हैं, आप उन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से बदलते हैं, वो एक आर्ट है। और साइंस मतलब अकाउंट्स में भी कुछ चीज़ें साइंटिफिकली रिकॉर्ड होती हैं, साइंस के फॉर्म, प्रैक्टिकल प्रूफ फार्मूला है, वो कुछ मैथ्स के फॉर्मूले हैं, उनके बेस पे आप रिकॉर्ड करते हैं, तो उस चीज़ को आप साइंस बोलते हैं। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लेना। कल हम इसको रीड कर लेंगे जो आपको पढ़ाया गया है। अभी हम फटाफट समराइज़ कर देते हैं कि जो हमने पढ़ा। अकाउंट्स को आपने पढ़ा कि अकाउंट का मतलब तो होता है टू रिकॉर्ड समथिंग। केवल अकाउंट का कोई मतलब पूछेगा तो आप बोलेंगे टू रिकॉर्ड समथिंग, किसी चीज़ को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अकाउंट है। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ 5 स्टेप। अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें 5 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट स्टेप होती है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, और जिस बुक में आप रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को जर्नल बोलते हैं, और रिकॉर्ड करने को एंट्री बोला जाता है कि मैंने उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, मीन्स एंट्री कर दी उस बुक में। तो रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन जनरल, और उन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें मनी में मेजर कर सकते हैं। दूसरी स्टेप होती है क्लासिफिकेशन। जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें आप एक जगह लेके आते हैं। सेल है तो सेल है, परचेज का है तो परचेज में, उस और जिस बुक में आप मेंटेन करते हैं उस बुक को लेजर बोलते हैं। तीसरी स्टेप होती है समराइजिंग। फिर आप सारे साल भर के ट्रांजेक्शन को समराइज करते हैं कि अप्रैल से मार्च के दौरान आपने उनका कितना इनकम हुई, कितनी लॉस हुई। सबसे पहले एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जो ये चेक करता है कि जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट हुआ अकाउंट्स में या नहीं हुआ। अगर वो सही है उसके बेस पे हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी साल भर की इनकम एक्सपेंस देखते हैं। फिर हम देखते हैं इनकम हुआ है लॉस हुआ। फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, कितनी आपकी लायबिलिटी और कितनी आपकी असेट है। इन तीनों के टोटल को, इन तीनों प्रोसेस को कंबाइंडली क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग साइकिल।
अकाउंटिंग साइकिल इंक्लूड फर्स्ट पॉइंट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, सेकंड पॉइंट क्लासिफिकेशन, थर्ड पॉइंट इज समराइजिंग। फिर फोर्थ पॉइंट होता है इंटरप्रिटेशन एनालिसिस ऑफ डेटा। जो अकाउंट्स ने डेटा दिया, आपको प्रॉफिट लॉस हुआ, बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी का डेटा दिया, तो आप कंपैरिजन करते हैं कि लास्ट ईयर ये था, अब ये है, तो बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, घटा है तो क्यों बढ़ा है। आप डीप में जाके इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को निचोड़ निकालना, डीपली जाके एनालाइज करना कि ऐसा क्यों हुआ। फिर लास्ट में आपका जो भी रिजल्ट आया वो आप ऑनर को बताएंगे कि बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, घटा है तो क्यों घटा है, ताकि ऑनर डिसीजन ले सके आगे जाके। और अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस का मतलब जो कुछ साइंटिफिकली प्रूव फॉर्मूले पे बेस्ड है कोई चीज़, वो साइंस हो गई। आर्ट मतलब जहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, आप पे छोड़ दिया गया है, तो वो चीज़ें आर्ट में कवर्ड होती हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।